एबीसीडी में आज हमारे साथ विनीत सांबरे जुड़ रहे हैं। विनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला, धन्यवाद। 2022 ये जो साल है, इक्विटी या डेट, किसका रहने वाला है? तो आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एट द ईयर बिगिनिंग, बट जनरली ऐसा माना गया है कि जो हम नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, इसके बिगिनिंग में क्या हो रहा है। इसके बिगिनिंग में ये हो रहा है कि हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो इंटरेस्ट रेट्स है इकोनॉमी में वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं ग्लोबली, यदि आप देखें इन्फ्लेशन के चलते। इसके चलते डेट की एबिलिटी टू बीट इन्फ्लेशन इज कम है। और जहां तक हम इक्विटीज की बात करें, चूंकि मैं इक्विटी फंड मैनेजर हूं तो थोड़ा बायस भी होता है इक्विटी की तरफ, बट यदि हम फंडामेंटली भी देखें तो ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि इन्फ्लेशन को बीट करें। और इक्विटी में ये देखा गया है कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइजेस, जब इन्फ्लेशन, इनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो ये प्रोडक्ट की प्राइजेस आगे बढ़ा देती हैं। धीरे धीरे हमने देखा है कि हर चीज़ों के भाव बढ़ते गए हैं। तो कंपनीज में प्राइसिंग पावर होती है, और जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करती हैं, जैसे जैसे कंपनीज इन्फ्लेशन को बीट करती हैं, ओवर अ पीरियड इनकी एबिलिटी रिटर्न्स को, इनकी एबिलिटी टू बीट इन्फ्लेशन, रिटर्न्स की जो एबिलिटी है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक बैकड्रॉप जो चल रहा है, इसके चलते इक्विटी एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास सही रहेगा। बट मैं इसके साथ साथ ये एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टर जो है ये 2022 को मद्देनज़र रखते हुए ना देखें। इन्वेस्टमेंट आज के दिन में हम कर रहे हैं, हम ये सब हम सबको बताना चाहते हैं कि मार्केट्स भी बहुत हाई लेवल पे है, वैल्यूएशंस भी हाई लेवल पे है। इसके चलते इन्वेस्टर्स को कम से कम 3 या 4 साल का एक व्यू लेना चाहिए और इक्विटी में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो टर्मोइल है इसके चलते ऊपर नीचे वोलेटिलिटी के भी चांसेस बन सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इक्विटी और डेट के बीच में बात करें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास इन्फ्लेशन को बीट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। सेकेंड, इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वैल्यूएशंस पे काफ़ी ऊंचे लेवल पे हैं अभी आज के दिन। तो ऐसे माहौल में क्या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए यहाँ पर यील्ड्स हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ेंगी। अब ऐसे में ज्यादा रिटर्न, ज्यादा मुनाफा कमाने की ख्वाहिश तो विनीत जी हर किसी की होती है। रीबैलेंस कैसे किया जाए अगर किसी को थोड़ा सा इस समय का फायदा उठाना हो तो? एक्चुअली ये रीबैलेंसिंग जो है हर इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बदलेंगी। जिन इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल अभी भी रिस्क एवर्जन है या लो रिस्क प्रोफाइल है, उनको यदि उनका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो हैवी है तो उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटी में भी वोलेटिलिटी तो रहेंगी। जिस तरह से माहौल बन रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, करंट यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, फॉरेन का जो पैसा है वो भी लिक्विडिटी, रिस्क एवर्जन है तो फॉरेनर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें और वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं, तो इक्विटी हैज़ टू रिमेन वोलेटाइल। सो आई थिंक फॉर द रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स जिनको 3-4 साल का व्यू नहीं लेना है, उनको अपना जो बैलेंस है फिक्स्ड इनकम का वो बनाए रखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जिन इन्वेस्टर्स को इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस है, उनको पिछले कई सालों से वो जानते हैं कि इक्विटी मार्केट्स कैसा होता है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको मुझे लगता है कि ये अगले 6-7 महीनों में अपना इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए। इसमें ओवरऑल आई थिंक इन टाइम्स, आई एम श्योर आप पूछेंगी, बट इन टर्म्स ऑफ द फंड्स ऑल्सो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स देखने चाहिए, मिड कैप फंड्स भी देखने चाहिए, इसके अलावा कुछ वैल्यू फंड्स भी देखने चाहिए। बट ओवरऑल और जिनको 3-4 साल अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं हो और अपना इकोनॉमी की ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको आई थिंक ओवरऑल धीरे धीरे करके अपना इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए अगले 1-2 क्वार्टर्स में।
बिल्कुल। सवाल तो मुझे आपसे वैसे कई पूछने हैं, लेकिन निवेश की एबीसीडी ऐसा शो है जहां पर हम निवेशकों को निवेश के सही तरीके को पहचानने में और समझने में उनकी सहायता करते हैं। और ऐसे में तमाम हमारे पैनलिस्ट जो भी इस शो में आते हैं, उनका खुद का निवेश का सफर अब तक कैसा रहा है विनीत जी, हम उस पर भी बात करते हैं। आपका पहला निवेश क्या था? निवेश के बारे में आपने कब सीखा, समझा, और क्या आपने भी अपने कोई आर्थिक लक्ष्य एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बदौलत पूरे किए हैं? यस, मतलब मैं जब से मैंने अपनी पढ़ाई सीए की पूरी की 1997 में, उसके बाद मैं फॉर्चुनेटली मुझे मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। धीरे धीरे मार्केट को समझने लगा। और अगर यदि आप 22 साल पहले जाएं, 2000 में, हम जानते हैं कि आईटी की एक बूम आई थी और आईटी का एक बस्ट भी आया था। उस टाइम पे चूंकि मैं नया था तो ये आईटी सेक्टर बहुत हॉट लगता था, और मैंने उस वक्त आईटी सेक्टर में भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया था। काफ़ी सारा मतलब उस दौरान के हिसाब से, उस वक्त की जो इनकम थी उसके हिसाब से ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया था। तो एक चीज़ ये ध्यान में आई कि जब आईटी का जो बस्ट हमने देखा तो काफ़ी सारे निवेशकों का भी पैसा हमने डूबते हुए देखा। खुद के भी कुछ कुछ चीज़ें गलत हुई। कुछ कुछ चीज़ें जो अच्छी कंपनीज में हमने निवेश किया था वो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न्स अच्छा आया। भले ही उस वक्त मार्केट के साथ रिटर्न्स गिर गए, बट जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ, अच्छी कंपनीज वापस आई, तो उसमें रिटर्न्स ठीक बन गए थे। पर ये पेन लेना पड़ा, मतलब जो 2000 में जब वो फॉल हुआ था तो वो पेन लेना पड़ा। तो उससे ये एक बहुत बड़ी लर्निंग ध्यान में आई कि निवेश का जो एबीसीडी है वो कोर फंडामेंटल्स पे होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अच्छी कंपनीज में निवेश करते हैं तो हो सकता है मार्केट वोलेटिलिटी में उस वक्त अपना जो वैल्यू है ऊपर नीचे हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं। अब वो अच्छी कंपनीज के हमारे डेफिनेशन है कि कंपनीज ग्रो करनी चाहिए ओवर 15-16%। कंपनीज का कैपिटल अलोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब वो कहाँ पे लगा रहे हैं और कैपिटल, और उसमें से 15-16% आरओसी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। कैश फ्लोज देखने चाहिए, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखनी चाहिए। तो ये जब सब चीज़ें एक साथ हों और ठीक ठाक वैल्यूशंस हों तो लॉन्ग पीरियड में उसमें अच्छा रिटर्न आ जाता है। दूसरी बात, मैं खुद के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये भी कहना चाहूँगा कि जो मैंने दूसरा मिरेकल होते हुए देखा है वो एसआईपी के द्वारा होते हुए देखा है। मैंने अपने जो खुद के बच्चों का निवेश एसआईपी के द्वारा अपने ही फंड्स में हमने किया है। और अब एसआईपी में क्या होता है कि कभी ये ध्यान नहीं गया कि आज मार्केट ऊपर है या आज मार्केट नीचे है। पिछले 8-10 सालों में आई थिंक जो एसआईपी के द्वारा जो कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिला है वो एक मैं कहूँगा कि जो एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता है, जो कई एक्सपर्ट्स उसको बताते हैं, वो हमें रियली देखने को मिलता है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए। उनको सही मायने में जनरेशनल एसेट की तरह इक्विटी को देखना चाहिए और उस तरह से कंपनीज फंड्स में या कंपनीज में निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वैल्यू को ड्राइव करती है वो कंपनीज की ग्रोथ है। और हमने देखा है कि कंपनीज चाहे पेंडेमिक हो जाए, चाहे भूचाल आ जाए, कंपनीज बनी रहती है, कंपनीज खत्म नहीं हो जाती। तो यदि कंपनीज नहीं खत्म होंगी तो अपना इक्विटी का इन्वेस्टमेंट भी ओवर ए पीरियड अच्छा बना रहेगा। आपके शुरुआती दौर में कोई निवेश में गलती जो मेरे ख्याल से आप शेयर कर सके और निवेशकों को उसके जरिए सीख मिल सके? गलतियां जैसे मैंने बताया है कि जब मार्केट में कई तरह के साइकिल्स मार्केट में भी आते हैं, बुल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल मार्केट में बहुत सारी गलतियां होते हुए देखी हैं। जनरली होता ही है कि सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है कि जो कंपनीज के फंडामेंटल्स भी वीक हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके भी स्टोरीज बहुत स्ट्रांग लगने लग जाती है। उस वक्त वो कंपनीज के नंबर्स भी अच्छे दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर कंपनीज के 10-15 सालों का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। हर साइकिल को समझना कि ये कंपनी अच्छे साइकिल में, खराब साइकिल में कैसे परफॉर्म कर रही है वो देखना बहुत ज़रूरी है।
तब जाके उनके बारे में आगे के साइकिल्स में ये कंपनीज कैसे करेंगी उसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। केवल उसी वक्त का, जैसे आज कंपनी अच्छा कर रही है बुल मार्केट में, उसी वक्त के नंबर्स देख के और हम आगे का एक्सपेक्टेशन बना के उसको ले लें तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लॉन्ग टर्म का डेटा, मोस्टली कैपिटल एलोकेशन आप देखें क्विकली कि कंपनीज जो निवेश करती हैं क्या उसमें से ठीक ठाक आरओसी कमा पाती हैं, टैक्स भरने वाली कंपनीज हो, कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनीज हो, बैलेंस शीट में डेट बहुत ज्यादा ना हो। आई थिंक ब्रॉडली अगर ये कुछ चीजें देख ली तो और बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस खत्म ना होने वाला हो, कहीं डिस्टर्ब ना होने वाला हो, तो आई थिंक उस टाइप की कंपनीज ठीक ठाक रहती हैं। और इसके अलावा इसके अगेंस्ट अगर हम थोड़ी फैशनेबल कंपनीज या बुल मार्केट में जो ऊपर आई उन कंपनीज में निवेश करें तो रिस्क भी उसी तरह से बनी रहती है। थोड़ा सा अब 2022 में बाजार के कंसर्न्स को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि एक कॉशियस अप्रोच तो अपनानी ही है निवेशकों को। यूएस बॉन्ड बाइंग का आप एक मसला ले लीजिए, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, ये भी एक कंसर्न है। महंगाई और उससे भी ज्यादा ओमिक्रॉन जो कि चर्चा में बना हुआ है, इसके भी अगर केसेस बढ़ते हैं तब भी इसका असर हम बाजार पर पड़ते हुए देखेंगे। इन तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी एक प्रकाश की किरण हो सकती है जो हमारे बाजारों को संभाल कर रख सकती है, या आप ये कहेंगे या आपका विश्लेषण ये कहेगा कि ये तमाम ट्रिगर्स जो अभी मैंने मेंशन किए हैं इनका भारतीय बाजार पर इतना असर नहीं पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है आज के दिन में अपना बाजार, जो आई थिंक अगर अपने कंपेयर करें दूसरे इमर्जिंग मार्केट से, तो अपनी वैल्यूएशंस कहीं ज़्यादा है। और इसका कारण एक ही है कि हमारा मार्केट ग्रोथ की प्रॉमिस सबसे ज़्यादा है। आज के दिन में अगर एक्सपेक्टेशन है यदि अपनी कंट्री से, तो वो ग्रोथ की है, और वो बहुत जस्टिफाइड है, क्योंकि आज के दिन में जो काम गवर्नमेंट कर रही है, जो काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए आप, रिन्यूएबल्स पावर देखिए आप, डेटा सेंटर्स देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस आप देखिए, पीएलआईज आप देखिए, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स की टैक्स कम कर दी है। मतलब काफ़ी सारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है और बहुत ही इनको इंपोर्ट्स का अपना डिपेंडेंस कम करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना। आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल चेंज हुआ है, और ये जो चेंज है ये एक पॉजिटिव साइकिल लाने वाला है। इसके चलते प्राइवेट सेक्टर भी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी, और आई थिंक ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्सपांशन है नेक्स्ट 4-5 इयर्स काफ़ी स्ट्रांग बनी रहेगी। और यही एक्सपेक्टेशन को देखते हुए मार्केट में इतनी जो स्ट्रेंथ हम आज देख रहे हैं, वो स्ट्रेंथ का जो बेसिक है, बेस है, वो ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो जो उम्मीद की किरण जो आपने बात की है, वो ये पूरे जो माहौल, जितना अगर हम देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर की तरफ जाने की जो आसार हैं, इन्फ्लेशन ऊपर है, ओमिक्रॉन की बातें हैं, ये सबको यदि कुछ चीज़ काउंटर कर सकती तो वो ग्रोथ है। ग्रोथ को हमको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ग्रोथ स्लिप हो जाती है तो आई थिंक चिंता का कारण रहेगी। स्ट्रक्चरली ग्रोथ यदि स्लिप हो जाती है, वो हमको अभी लग नहीं रहा है। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए वो है कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ। मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र पर मैं साफ तौर से बात करना चाहती हूं, क्योंकि हमने पिछले 12-18 महीने तो यहां पर बम्पर रिटर्न्स आते हुए देखा है। अब मौजूदा हालात में जब भी बाजार में हम देखते हैं गिरावट होती है तो सबसे पहले इस कैटेगरी को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न आता है। निवेशकों ने पिछले कुछ साल पहले भी इसमें काफी सारे अपने हाथ जलाए हैं, लेकिन अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े, अगर आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, तो मेरे ख्याल से गिरावट का इम्पैक्ट आप पर नहीं होना चाहिए, खासतौर से अगर आप लंबी अवधि के एक निवेशक हैं तो। वैसे भी अगर आप बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आपका नजरिया लंबा ही होना चाहिए, लेकिन आपका आउटलुक मिड कैप स्मॉल कैप को ध्यान में रखते हुए किस तरह से सतर्कता आप कहेंगे कि निवेशकों को बरतनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? अगर आपको कुछ मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर रीबैलेंस भी करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो आई थिंक जैसे आपने बहुत सही कहा है कविता जी कि निवेशकों को लंबी अवधि के हिसाब से ही हमेशा निवेश सोचना चाहिए, स्पेशली इक्विटीज में। और मैं तो कहूँगा जनरेशनल एसेट है,
आपके बाद आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसको बेनिफिट पा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली स्मॉल एंड मिड कैप तो स्पेशली जब ये कैटेगरी आती है तो मैं तो ये बहुत फोर्सफुली कहना चाहूँगा कि इसमें तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली 7-8 इयर्स का व्यू लेना चाहिए। और इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। मैंने पिछले 2010 से मैं स्मॉल कैप फंड जो है मैनेज कर रहा हूँ, उसके बाद मिड कैप फंड। ये देखा है कि कंपनीज की जो ग्रोथ है, कंपनीज की जो फुल साइकिल ग्रोथ है, वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जाती है। और 6-7 सालों में कंपनीज का एक फुल साइकिल कई बार बनता है। और सबसे ज्यादा जो कंपाउंडिंग है 3-4 सालों के बाद बन के आती है। कई बार हमने निवेश किया कंपनीज में और 1-2 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना और उसके बाद उनकी साइकिल चालू हुई, बट जब चालू हुई तो वो जो 1-2 साल नहीं रिटर्न बना उसको भी कॉम्पेंसेट करते हुए कहीं आगे रिटर्न बना के दे गई कंपनीज। तो स्मॉल एंड मिड कैप में डेफिनेटली यदि कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी लगाना चाहे, जिनके थोड़ा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ठीक है, उनको कैपिटल की जरूरत नहीं है, लगाना चाहिए, डेफिनेटली लगाना चाहिए। कंपनीज बहुत बढ़िया कंपनीज हैं, अच्छे मैनेजमेंट हैं, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ग्रो करेंगी। और इसके साथ साथ ये फंड्स भी ग्रो करेंगे। पर इनको अपनी सबसे पहले लंबी अवधि का ध्यान रखना चाहिए, 7-8 साल का एक व्यू रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये बुल मार्केट में मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, जो मैं पहले भी एक हिंट दिया था कि कई बार नॉन क्वालिटी कम बिजनेसेस हो या कंपनीज विद पुअर फंडामेंटल्स भी बुल मार्केट में अच्छी दिखती हैं और अच्छा करती हैं, उस वक्त आदमी चकाचौंध होकर उसमें डाल सकता है। बट उसको उस वक्त सबसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए कि वो किस टाइप की कंपनी में डाल रहा है। जो एनालिसिस एक आदमी बेयर मार्केट में करता है, बहुत डीप में उसका एनालिसिस करता है कि ये कंपनी ने पिछले साइकिल्स में क्या किया, उस टाइप का एनालिसिस बुल मार्केट में भी करना बहुत जरूरी है। तभी जाके लॉन्ग पीरियड में कोई भी निवेशक गलतियों को अवॉइड करके अच्छी कंपनीज में निवेश करके उसका अच्छा फायदा ले सकता है। मुझे ये बताएं, ब्याज दरों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है यूएस में और भारत में भी हम इसका सिलसिला अगले साल की शुरुआत में या जब भी आरबीआई ने जताया है कि अंदेशा दिया है कि संभावना दिखाई है जो शुरू हो सकता है, इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार में और हमारे डेट निवेश में जिस भी तरह से पड़े, निवेशक अपने पोर्टफोलियो को हरदम और हर वक्त रीबैलेंस करने के बारे में ना सोचें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल सीधा ब्याज दरों के इम्पैक्ट को लेकर है जो कि हम पड़ता हुआ देखेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर, या आपको लगता है कि आपके निवेश में अगर आप बने हुए हैं और लंबा नजरिया है आपका तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है? ये जो ब्याज दर बढ़ेंगे, इसमें जो डेट का जो प्रोपोर्शन है उसमें जिनके लॉन्ग ड्यूरेशन में यदि निवेश है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए शॉर्ट मीडियम ड्यूरेशन में, तो उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म को देखते हुए यदि इन्वेस्टर ने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग सही तरीके से किया हुआ है, उसकी इनकम लेवल को रीएडजस्ट किया हुआ है, जैसे अगर बढ़ रही है तो उसको रीएडजस्ट करके एक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बनाते हुए अगर उन्होंने अपनी एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना चाहिए। अपने जो कोर एसेट एलोकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में ये बहुत सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि लोगों को लगे कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे कुछ फायदा हो, बट लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि बहुत एक्टिविटी का बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक लोगों को बने रहना चाहिए। हमने इकोनॉमी में आप देखें इंटरेस्ट रेट को हम 12-13% से देखते आए हैं, 6% पे देखा है यदि ऊपर, तो उस वक्त भी लोगों ने पैसा बनाया ही था, इक्विटी में पैसा बनाया था, डेट में भी बहुत ज्यादा पैसा बना था उस वक्त जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे। सो आई थिंक ओवर अ साइकिल जनरली आप एसेट एलोकेशन को फॉलो करना, आई थिंक दैट डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को फॉलो करते रहना चाहिए। मुझे आपसे ये जानना है कि भारत में डोमेस्टिक इन्फ्लोज
छोटे निवेशकों के लिहाज से कितने बड़े हैं? देखिए, जब बाजार में तेजी होती है ना, तो हर कोई बाजार में निवेश करना चाहता है, लेकिन जो हमने पिछले दिनों ट्रेंड एक आता हुआ देखा है, जहां पर छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं या अगर मैं मिलेनियल्स की तरफ से ही निवेश की पार्टिसिपेशन में इजाफे की बात करूं, तो इसमें हमने बढ़त आते हुए देखी है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्या ये आगे भी बरकरार रहेगा? इन्वेस्टर बिहेवियर में जो बदलाव हमने अभी देखा है, बाजार की तेजी के अलावा आपको लगता है कि ये किसी और वजह का कारण है, या इसमें आगे चल के हम बदलाव देख सकते हैं, जो कि बाजार की अगर चाल बदलेगी तो बदलाव भी होगा निवेश में? मुझे यही लगता है कि बाजार की यदि चाल बदल जाए तो निवेशक थोड़े पैनिक हो सकते हैं यदि मार्केट वोलाटाइल रहा तो। और ये कई सारे निवेशक जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के हिसाब से आए हैं, उनमें बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज होगा। ये मतलब ये साइकिल हम देखते आ रहे हैं और ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि अभी तो पिछले 1.5 साल से हमने वन वे मार्केट देखा है, तो सभी को लगता है कि ये बहुत ही आसान जरिया है पैसा बनाने का। बट जब ये रिवर्स होगा, जब ये सेंट्रल बैंकर्स अपने लिक्विडिटी निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी जो आएंगी, उसके साथ साथ जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है इस वोलेटिलिटी को बचाने की, या उन्होंने देखा नहीं है 1-1.5 सालों से, जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखें कि बाजार का जो कार्डिनल रूल है, मेन रूल है, वो वोलेटिलिटी है, ऊपर नीचे जाना है, वन साइडेड नहीं है। और इकोनॉमी में ऊपर नीचे, इकोनॉमिक सिनेरियो में ऊपर नीचे होंगे, मार्केट में ऊपर नीचे होगा, तो आई थिंक उस वक्त इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट होने वाला है, और ये कई सारे इन्वेस्टर्स के बिहेवियर भी चेंज होंगे। तो आई थिंक उसको उस वक्त ध्यान में रखते हुए वोलेटिलिटी शायद उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए, और वोलेटिलिटी अगर 10 की हो तो वो शायद 20 की हो जाए। सो आई थिंक इसमें भी हमने देखा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इन स्थितियों का फायदा उठाते हैं। जैसे पैनिक में अच्छी कंपनीज के भाव भी गिरते हैं, तो लोग बाग अच्छी कंपनी उसके शेयर्स को और अपनी उसके अंदर पोजीशन बढ़ा लेते हैं, और उनके पास पेशेंस है, तो वो खराब पीरियड में बने रहते हैं। तब जब अच्छा पीरियड आता है तो उनको वेल्थ जनरेशन का फायदा होता है। सो आई थिंक वी विल सी ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। वो ये मार्केट का ही भाग है, तो वो शायद हमें आगे भी देखने को मिले। तो 2021 में जो हमने एनएफटी, क्रिप्टो और ये तमाम तरह के जो नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज उभरते हुए देखे हैं, क्या 2022 में ये सब ध्वस्त हो जाएंगे, या इनका जो प्रभाव है, दिलचस्पी जो रही है लोगों में, वो खत्म होते हुए आप देखेंगे? ये कहना बड़ा ही मुश्किल है क्या फैंसी में आएगा और क्या फैंसी में नहीं रहेगा। बट एक चीज मैं कहूँगा कि हर चीज का एक साइकिल होता है, हर एसेट क्लास की साइकिल होती है। स्पेशली जो चीजें फैशनेबल ट्रेंड्स हों, उनको ट्रेंड्स को बढ़ते हुए देखा है, पीक पे जाते हुए देखा है, और काफी जोरों से गिरते हुए भी देखा है जहाँ पे फंडामेंटली बैक ना हो। तो आई थिंक हो सकता है कई सारे चीजें जो फैशनेबल है और जिनके कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं है, वो हम सैनिटी देखें। बाजार में लिक्विडिटी जब कम हो जाएंगी तो शायद सैनिटी आ जाएगी, और कई सारे ये जो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स देखे हैं उसमें भी रैशनैलिटी आएगी। तो आई थिंक ये सब हो सकता है, बट इनके प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, कविता जी। मुझे आपसे भी ये समझना है कि आप बाजार के इतने करीब हैं और तमाम तरह की निवेश रणनीतियां लोगों को सुझाते हैं, समझाते हैं, लोगों के पैसे संभालते हैं। आपका भी क्या कोई फाइनेंशियल रेजोल्यूशन, अगर मैं समझना चाहूँ तो, होगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने पर्सनली अपने इन्वेस्टमेंट में अमल में नहीं लाई हो और अब लाना चाहते हैं? आई थिंक मतलब ऐसा कोई फाइनेंशियल रिजोल्यूशन नहीं है जो नहीं था और अब आएगा। आई थिंक ब्रॉडली मेरे जो 23 साल का जो करियर है उसमें जो चीज़ें पॉजिटिव रही हैं और जो नेगेटिव रही, नेगेटिव से काफ़ी सीखने को मिला है। उनको बेसिक अपने रूल बनाते हुए हमने उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, और इसी कारण जो है हमारा जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रहा है वो हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स तो यही है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट करो, बिहेवियर को मैनेज करो। इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना।
हर बार हर बार मार्केट साइकिल में ये होगा कि कुछ चीज़ें ट्रेंड्स की तरह, फैशन की तरह चलेंगी, बट उनको इग्नोर करना है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना यदि उनमें फंडामेंटल बेस ना हो तो। और आई थिंक डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। यदि ये बहुत सिंपल और बेसिक प्रिंसिपल्स यदि इन्वेस्टर्स फॉलो करें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी निवेशकों की। बिल्कुल, और संयम रखें, धीरज रखें और बाजार में गिरावट से डरे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, आपने समय निकाला और आज इस शो का हिस्सा हुए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।